दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो शुरू करते हैं गाइस डलहौजी के बारे में। डलहौजी की राज्य अपहरण नीति, यानी लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति जो थी वो क्या थी। ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में कुछ जानते हैं कि हम 1848 ईस्वी में वो भारत आया था, सबसे पहले भारत का गवर्नर बनकर। ठीक है, तो उस समय जब ये आया था तो उस समय भारत जो था वो कई राज्यों में बटा हुआ था, यानी जो देशी राजा थे वो कई राज्यों में अपना शासन कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशी राजा थे। तो इसने भारतीय रियासतों को देखा तो इसने सोचा कि इन भारतीय रियासतों को जोड़कर एक ब्रिटिश राज्य बनाया जाए जो काफ़ी शक्तिशाली हो। तो उसने इन्हीं देशी राजाओं को हटाने के लिए अपनी एक नीति लागू की। ठीक है, जिससे राज्य अपहरण नीति का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसने उसमें उस नीति के तहत इसने 4 प्रकार के तरीके अपनाए। ठीक है, कि किस तरीके से जो 4 तरीके थे उन चारों तरीकों में इसने जो भारतीय राज्य हैं उन्हें हड़पने की नीति बनाई। ठीक है, तो वो 4 तरीके अलग अलग दिए गए। ठीक, सबसे पहले इसने राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति अपनाई। ठीक है, राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति अपनाई। ठीक है, जिसमें जो देशी राजा थे, ठीक है, उनके अगर कोई संतान नहीं होती थी तो वो किसी भी बच्चे को गोद ले सकते थे, कि यानी किसी के भी पुत्र को या पुत्री को गोद ले सकते थे। ठीक, तो ये उनकी स्वतंत्रता थी, कुछ भी कर सकते थे। ठीक, गोद लेते थे और उसे अपना शासक नियुक्त कर देते, यानी उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते थे। ठीक है, तो और दूसरा कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति, यानी राज्य अपहरण जो गोद नीति जो थी इसे, ठीक है, अपनाने से मना कर दिया। ठीक है, यानी इसे मानने से मना कर दिया डलहौजी ने। यानी कहा कि अगर जो राजाएं अगर उनकी संतान नहीं होगी तो वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते, यानी गोद नहीं ले सकते, तो वो जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश राज्य में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कुशासन और भ्रष्टाचार। अब कुशासन और भ्रष्टाचार क्या है कि कुशासन के आरोप में, ठीक, यानी ये एक आरोप लगाया कि यहाँ जो ये जो राजा है ये यहाँ अपना शासन सही से नहीं चला पा रहा। ठीक है, यानी जो जनता है वो संतुष्ट नहीं है इसके शासन से, तो इसी वजह से उसने वो साम्राज्य जो है वो छीन लिया उन राजाओं से। ठीक है, इसका उदाहरण एक अवध के नवाब थे। ठीक, जिसे इन्होंने जो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, अवध का जो राज्य था वो इन्होंने हड़प लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, दूसरा पेंशन पदों की समाप्ति। ठीक, अब पेंशन पदों की समाप्ति, जैसे जो राजा थे, ठीक है, उनके जो राज्य ने हड़प लिए थे तो इसने कहा था कि हम उन्हें पेंशन देंगे। ठीक है, यानी उनके खर्चे के लिए हम कुछ राशि जो है तय की थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक इसने उनके राज्यों पर शासन किया, उसके बाद उनकी पेंशन भी बंद कर दी। ठीक है, चौथा युद्ध और आक्रमण की नीति। जो चौथा आक्रमण था, जब हर तरीके से, यानी ये 3 तरीके जब फेल हो जाते थे, चौथा ये युद्ध और आक्रमण की नीति अपनाता था, यानी उन राज्यों पर अपना कब्जा करने के लिए युद्ध करता था। ठीक है, युद्ध उनसे करता था और उनके जो राज्य थे उन पर आक्रमण करके उन्हें जीत लेते थे। तो इसने 4 नीतियाँ बनाई थी। ठीक है, नंबर राज्य अपहरण, कुशासन, पेंशन पद और युद्ध आक्रमण की नीति। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति, इसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि राज्य अपहरण नीति या गोद निषेध। ठीक है, इसमें जो राज्य है राज्य अपहरण नीति में 4 राज्यों को सबसे पहले शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें नंबर 1 सतारा, फिर नागपुर, संभल और झांसी। ये जो चारों राज्य हैं इनमें, ठीक है, इनमें जो राजा थे यहाँ के, ठीक है, उनके कोई संतान नहीं थी, तो इसी वजह से जो राजा थे उन्होंने दत्तक पुत्र लेने की, ठीक है, इच्छा जाहिर की। तो इन्हें ज़बरदस्ती इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये सबसे पहले 4 राज्य थे, इन पर ये अपहरण नीति, ठीक है, लागू हुई थी। ठीक है, यानी सतारा,
नागपुर, संबलपुर और झांसी, इन चारों राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य ने सबसे पहले डलहौजी ने इस नीति के तहत चारों को शामिल किया था। ठीक है, अब देखते शुरू करते हैं कि फिर इसकी आलोचना क्यों हुई, यानी गोद निषेध की आलोचना। ठीक है, अब आलोचना इसकी इसलिए की गई थी क्योंकि भारतीयों की प्राचीन काल से ही परंपरा रही थी, ठीक है, कि जिस व्यक्ति के कोई संतान नहीं होती थी तो वो गोद ले सकता था। ठीक है, तो ये प्राचीन काल से ही परंपरा करती चलती आ रही थी। तो इस वजह से भारतीयों के जो पारंपरिक जो परंपराएं हैं, उनकी प्राचीन काल की जो परंपराएं हैं, उनमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। तो इसी वजह से जो भारतीय थे वो काफ़ी क्रोधित हो गए थे, यानी उन्हें काफ़ी उनकी हस्तक्षेप की नीति से, ठीक है, उन्हें गुस्सा आ रहा था भारतीयों को, तो उनके प्रति रोष था भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी काफ़ी आलोचना हुई, राज्यपाल नीति की काफ़ी, यानी जो भी राजा थे, ठीक है, उन्होंने इसकी आलोचना की क्योंकि उनके जो पर्सनल उनके जो मामले थे, ठीक है, उनमें अंग्रेज जो थे वो हस्तक्षेप करते थे। इसी वजह से इसकी आलोचना हुई। ठीक है, फिर इसके परिणाम क्या हुए? ठीक, परिणाम इसके ये हुए कि जो देसी रियासतें थी वो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हो गई थी। ठीक है, उसी की वजह से इन रियासतों को हड़पने की नीति के ही परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसमें कई जो शासक थे उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चाहे वो अवध हो, सतारा हो, ठीक है, या झांसी हो, ये सब 1857 का विद्रोह जो है वो इन्हीं राज्य हड़प नीति का परिणाम था। ठीक है, तो इस वजह से जो विदेशी राजा जो थे वो इनके विरुद्ध हो गए थे अंग्रेजों में। ठीक है, तो उसके ये परिणाम हुए कि विद्रोह, जगह जगह विद्रोह होने लगे। ठीक, और भारतीय जो जनता थी उसमें रोष दिखाई देने लगा अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, तो इसी वजह से इनके जो परिणाम थे वो काफ़ी खतरनाक साबित हुए। तो लॉर्ड डलहौजी के इन नीतियों के तहत ही ब्रिटिश शासकों, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसे काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि जो भारतीय शासक जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध होने लगे थे धीरे धीरे, क्योंकि उनके जो राज्य थे वो अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिए गए थे। तो इसी वजह से जो इसके जो परिणाम थे वो काफ़ी खतरनाक हुए दोस्तों। ठीक है, तो फिर जो दूसरा कारण था वो था कुशासन और भ्रष्टाचार नीति। ठीक, यानी कुशासन के आरोप में कौन कौन से राज्य जो थे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए थे। नंबर 1 था बरार। ठीक है, बरार जो क्षेत्र है वो हैदराबाद के ही अंतर्गत आता था। ठीक है, अब बरार जो राज्य था, इसका जो राजा था, यानी यहाँ का जो नवाब था, ठीक है, वो अंग्रेजी सेना को, ठीक है, अपने साथ रखता था, यानी अंग्रेजी सेना का जो वेतन था वो यही चुकाता था। तो इसने समय पर जब इसने सैनिकों का वेतन नहीं चुका पाया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, बरार के क्षेत्र को इनसे छीन लिया। ठीक है, बरार का जो क्षेत्र था इसे छीन लिया। ठीक, और जो दूसरा है वो अवध है। ठीक है, अवध का जो जिस समय अवध को विलय किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उस समय अवध के जो नवाब थे वो बाजिद अली शाह थे। ठीक है, तो इन्होंने, अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया था बाजिद अली शाह पर कि बाजिद जो अली शाह जो है नवाब के जो नवाब जो है अवध के, इनकी जो यहाँ की जनता जो है, ठीक है, वो असंतुष्ट है, यानी वो काफ़ी परेशान है, इसलिए कुशासन का आरोप लगाया कि ये शासन जो है सही तरीके से नहीं चला पा रहे। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने अवध को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, यानी कुशासन और भ्रष्टाचार की नीति। ठीक है, तो सबसे पहले बरार और अवध इन दोनों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों जो तीसरा जो कारण है वो है पेंशन पदों की समाप्ति नीति। ठीक, अब पेंशन पद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से पहले जो राज्यों पर कब्जा कर रखा था, जो भारतीय राज्य थे उन पर, उनके जो राज्यों पर कब्जा कर रखा था, तो उसके जो शासक थे उन्हें पेंशन देते थे। ठीक है, तो इन्होंने उन पेंशनों को समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी जो राजा थे उन्हें खर्चे के लिए कुछ पेंशन दी जाती थी, तो उन्होंने पेंशन को
कर दिया, ठीक है। और जो उनके पद थे, जैसे नवाब कहलाना और या सम्राट कहलाना या राजा कहलाना, ठीक है, इन पदों की भी उसने डलहौजी ने समाप्ति कर दी, ठीक है। तो पेंशन पदों की समाप्ति और नीति ये भी समाप्त हो गई, ठीक। उसके बाद युद्ध आक्रमण की नीति आती है, ठीक है। जो इन तीनों नीति से जो भी राज्य बच गए थे, ठीक है, उन्हें लास्ट में इन्होंने, ठीक, युद्ध के माध्यम से जीता, ठीक है। युद्ध के माध्यम से इन्होंने पंजाब का भी विलय किया, ठीक है। तो पंजाब का विलय जो है वो इन्होंने, ठीक है, द्वितीय आंग्ल तिक युद्ध के माध्यम से इन्होंने आक्रमण करके पंजाब का विलय किया, ठीक है। और जो उसके बाद सिक्किम राज्य, ठीक है, सिक्किम पर भी इन्होंने अपना अधिकार किया। तो ये जो है इनकी ये राज्य हड़प नीति के तहत ही इनके जो 4 तरीके थे उन्हीं के माध्यम से इन्होंने जितने भी भारतीय शासक थे उन पर अपना कब्जा किया, ठीक है। और कंपनी का जो शासन है उसमें काफ़ी विस्तार किया, ठीक है। तो आज तक, तो आज यहीं तक बस, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।